Hello everyone, welcome back. We were discussing some things related to the constitution of a country. Now we have already discussed the preamble to the constitution, then we also spoke about what are the different aspects of the constitution, like the fundamental duties that we spoke, the different schedules that we have in the constitution. Now today's lecture, we are going to try to understand some important principles which are given a lot of importance in our constitution, और उसमें से दो है, एक है टॉलरेंस और दूसरा होता है पीस एंड कम्युनल हार्मनी. तो लेट अस स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ टॉलरेंस फॉर ऑल ऑफ अस. सैमुअल गोल्डविन, जिन्होंने एक बहुत ही रिमार्केबल ऐसा एक स्टेटमेंट दिया था, और वो स्टेटमेंट है क्या कि अपने जिंदगी में द आर्ट ऑफ लिविंग, जीने की जो एक कला होती है, उसमें 90% पार्ट क्या कंसिस्ट करता है, तो गेटिंग अलोंग विद दोज पीपल हुम यू कैन नॉट स्टैंड. ऐसे लोग जिनको हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, ऐसे लोगों के साथ में किस तरीके से हम लोग एडजस्ट करके कॉम्प्रोमाइज करके रहते हैं, उसी को हम लोग आर्ट ऑफ लिविंग करके बोल सकते हैं. सो इन टूडेज वर्ल्ड आई थिंक दिस स्टेटमेंट कीप्स अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस. मतलब हर एक व्यक्ति का अपना खुद का व्यूज होता है, खुद का बिलीफ्स होता है, खुद के प्रैक्टिसेस होते हैं जो दूसरे लोगों से बहुत अलग हो सकते हैं. तो शायद हम लोगों को दूसरे लोगों के व्यूज को, उनके बिलीफ्स को, उनके प्रैक्टिसेस को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखनी चाहिए. और ध्यान रखना, मुझे जो अच्छा लगता है, मैं जिन चीजों के ऊपर विश्वास करता हूं, मेरा जो कर्तव्य है या फिर मेरा जो कामकाज है, वो दूसरे लोगों के ऊपर हम लोग इम्पोज नहीं कर सकते. और दूसरी बात, वी कैन नॉट जज अदर पीपल, मतलब दूसरे लोगों को जज नहीं करना चाहिए. अच्छा, एंड वी शुड ऑल्सो हैव द एबिलिटी कि हमारे जो व्यूज है, हमारे बिलीव्स है, हमारे प्रैक्टिसेस है, तो हमारे अंदर एक शायद काबिलियत होनी चाहिए कि हम लोग उसके अंदर अगर कुछ लिमिटेशंस है, ड्रॉबैक्स है, हम लोग अगर जो कर रहे हैं उसमें कुछ गलतियां है, तो उसको सुधारने का एबिलिटी अपने अंदर होना बहुत जरूरी है. एंड वी नीड टू एकोमोडेट द व्यू पॉइंट ऑफ अदर पीपल. दूसरे लोगों के व्यू पॉइंट्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पे. ओके, सो टॉलरेंस चिल्ड्रन, ये ज्यादातर जस्टिस से रिलेट करता है. मतलब दूसरे लोगों के जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उनको हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, टॉलरेट करते हैं. अच्छा, इट सिंपली मीन्स चिल्ड्रन, हमारे लिए सिंपल से टर्म्स में टॉलरेंस का मतलब क्या होता है, जियो और जीने दो. मतलब हम लोग जब जी रहे तो दूसरे लोगों को उससे तकलीफ नहीं होनी चाहिए, दूसरे लोग जी रहे तो उनकी वजह से हम लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए. एंड सी, वेरी इंपॉर्टेंटली, वी डू नॉट बिलीव इन एनी काइंड ऑफ सुपीरियोरिटी, कि मैं महान हूं, तुम लोग एकदम कचरा हो. ये वाला बिलीफ टॉलरेंस में बिल्कुल जगह नहीं रखता है. और मेरे बिलीव्स, मेरा रिलीजन, मेरा जो काम है, वो सब अल्टीमेट नहीं होता है, मतलब वो सबसे ऊपर नहीं होता है. वी नीड टू रिस्पेक्ट अदर पीपल. और आप सबको पता है कि हर एक व्यक्ति के व्यू पॉइंट्स अलग होते हैं. तो अपना सोसाइटी में चलो बहुत सारे ऐसे मल्टीपल व्यू पॉइंट से बना हुआ है, तो हर एक व्यू पॉइंट्स को, हर एक के व्यक्ति के शायद उनका जो तौर तरीका होता है जिंदगी का, उसको रिस्पेक्ट करना हमारा जिम्मेदारी बन जाता है. एंड इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. अच्छा, टॉलरेंस का इंपॉर्टेंस तब आता है जब हमारे सोसाइटी में कुछ डिफरेंसेस आते हैं. हाँ, लेकिन फिर ध्यान रखना कि टॉलरेंस अगर नहीं रहेगा तो फिर ये डिफरेंसेस में कॉम्प्रोमाइज होना मुश्किल हो जाएगा. तो वी नीड टू बी अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी. फिर एक दूसरे के व्यूज को रिस्पेक्ट करो और एक्सेप्ट करो. इनफैक्ट जोशुआ लिबमन, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट बताया हुआ है. व्हाट ही सेज इज दैट कि व्हाट इज टॉलरेंस, मतलब एक पॉजिटिव और एक कोऑपरेटिव एफर्ट करते हैं हम लोग, दूसरे लोगों के बिलीफ्स, दूसरे लोगों के प्रैक्टिसेस, दूसरे लोगों की जो आदतें हैं, उसको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं. जरूरी नहीं कि हम लोग उसको फॉलो करें. जैसे कि मुझे मेरा रिलीजन अच्छा लगता है, लेकिन मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं दूसरे के रिलीजन्स को कुछ भला बुरा बोल दूं. सो आई लाइक माई रिलीजन, आई रिस्पेक्ट माई रिलीजन, बट एट द सेम टाइम आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर अदर पीपल्स रिलीजन. तो दैट इज हाउ आवर सोसाइटी वुड बी अ बेटर प्लेस टू लिव इन चिल्ड्रन.
सो इसका मतलब ये हो गया कि दूसरे लोगों की जो लेजिटिमेट एक्टिविटीज होते हैं, उनके धर्म होते हैं, उनके बिलीफ्स होते हैं, उनकी प्रथा होती है, उनके रीति रिवाज होते हैं, हाँ, तो वी आर नॉट सपोज टू इंटरफेयर, हम लोग उनके बीच में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेंगे। और ध्यान रखना कि वो लोग भी हमारे लेजिटिमेट एक्टिविटीज में इंटरफेयर नहीं करेंगे। सो अगर सोसाइटी टॉलरेंट होगा, अगर सोसाइटी थोड़ा सहनशील होता है, तो ध्यान रखने का कि वी कैन काउंसिल एंड कन्विंस अदर पीपल not to dictate their views and their beliefs on other people। मतलब मुझे अपना रिलीजन दूसरे लोगों के ऊपर इंपोज नहीं करना चाहिए। मैं जो करता हूं दूसरे लोग करने ही चाहिए ऐसा जरूरी नहीं होता है। मुझे अच्छा लगता है मैं करता हूं, उनको अगर अच्छा लगेगा तो करेंगे, नहीं तो फिर हम लोग उनको उनका फ्रीडम देंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन। ओके, नाउ देयर आर सम पॉइंट्स चिल्ड्रन हियर व्हिच आई वांट टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ टॉलरेंस। टॉलरेंस बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? तो सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पे हाईलाइट किया हमने, which says that कि अगर सोसाइटी में टॉलरेंस होगा तो सोसाइटी में आपको बहुत सारा पीस एंड हार्मनी मिलेगा। मतलब अगर हम लोग एक दूसरे को थोड़ा सा बर्दाश्त कर सकते हैं, थोड़ा सहन शक्ति रख सकते हैं, तो फिर ध्यान रखने का हमारा सोसाइटी में आपको मिलेगा सिर्फ पीस एंड हार्मनी। इन फैक्ट देयर वुड बी लॉट ऑफ जस्टिस एंड इक्वालिटी। मतलब क्या होता है कि लाइक अगर सोसाइटी टॉलरेंट है तो हम लोग ये जो भेदभाव होते हैं ना, कास्ट को लेके, रिलीजन को लेके, लैंग्वेजेस को लेके, हाँ, तो ये सब चीजों के ऊपर हम लोगों को विश्वास ही नहीं होगा। इनफैक्ट टॉलरेंस क्या एक्सपेक्ट करता है लोगों से कि अलग अलग फेथ के लोग, अलग अलग रिलीजन के लोग को एग्जिस्ट करते हैं इन पीस एंड हार्मनी। लेकिन फिर आजकल हमने हमारे सोसाइटीज में देखा है कि इनटॉलरेंस बढ़ते जा रहा है, और कुछ पॉलिटिकल फंडामेंटलिस्ट होते हैं, क्या बोलते हैं उनको हम लोग, पॉलिटिकल फंडामेंटलिस्ट्स, जिनकी वजह से हमारे सोसाइटी में इनटॉलरेंस बढ़ते जा रहा है। और अगर इनटॉलरेंस होगा तो देयर विल बी लॉट ऑफ अनरेस्ट इन द सोसाइटी, और फिर देयर इज वायलेंस व्हिच इज ग्रोइंग टू ब्रेक आउट। और अगर हमारा सोसाइटी एक मस्त सा एक क्लॉथ है जिसको हमने अलग अलग थ्रेड से ज्वाइन करके फैब्रिक बनाया हुआ है, तो फिर ध्यान रखना उस फैब्रिक का पूरा मतलब जो सेटअप है वो वीक हो जाएगा चिल्ड्रन। सो टॉलरेंट पीपल, क्या बोले देखो, टॉलरेंट पीपल शुड कंडेम एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल फैनेटिक्स। मतलब जो पॉलिटिक्स होते हैं जो अपने निजी फायदे के लिए लोगों को भड़काते हैं, या फिर मीडिया होता है जो अपने सोसाइटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करना चाहिए। हाँ, तो एनी काइंड ऑफ एंटी सोशल एलिमेंट्स जो भी समाज के खिलाफ ऐसे कुछ साजिश करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। सोशल मीडिया में ऐसे लोगों को हम लोग क्या, मतलब वी कैन जस्ट थ्रो सम लाइट ऑन द रॉन्ग थिंग्स दैट हैपन इन अ सोसाइटी। दूसरी बात, अगर हमारे सोसाइटी में टॉलरेंस रहेगा तो फिर हमारे सोसाइटी में आपको कोऑपरेशन भी दिखेगा। सो द सेकंड पॉइंट चिल्ड्रन इज रिटन हियर दैट टॉलरेंस फैसिलिटेट्स कोऑपरेशन। मतलब देखो, आपका घर हो वहां पे थोड़ा टॉलरेट करना पड़ता है। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को टॉलरेट नहीं करेंगे तो फिर आपको पता है फैमिली कोर्ट में मिलेंगे वो लोग। अच्छा, ऑफिस होता है वहां पे आप अपने बॉस को टॉलरेट करते हो, वर्कर्स को बॉस टॉलरेट करता है। सोशल गैदरिंग्स होते हैं, फैमिलीज होते हैं, शादियां होती है, वहां पे एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ता है। लेडीज लोगों को कैसे एक दूसरे के कपड़े देख के फिर वो लोग थोड़े जेलस फील होते हैं। अपने नेबरहुड में हम लोगों को थोड़ा टॉलरेंस दिखाना पड़ता है। किसी ने थोड़ा जोर से म्यूजिक लगाया, कोई जोर से प्रेयर कर रहा है, कोई जोर से गाना गा रहा है, कोई डांस करके मतलब मस्ती कर रहा है, हाँ, वी नीड टू अ बिट टॉलरेंट। हाँ, तो एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन बढ़ता है। एंड अगर लोग एक दूसरे के साथ सहकार्य करेंगे तो फिर आपको पता है इट कैन यील्ड वंडरफुल रिजल्ट्स। और ध्यान रखने का कि लाइक सब लोगों को फायदा होगा। सो टॉलरेंस की वजह से ना ही हमारी सोसाइटी में शांति बनी रहती है, बट इंडिविजुअल्स, ओके, ग्रुप्स या फिर पूरे के पूरे देश का एक विकास हो सकता है, प्रॉस्पेरिटी होती है। तीसरी बात, इट कैन डेवलप वेरी नाइस रिलेशंस अमंग द पीपल। मतलब अगर हम लोग एक दूसरे को समझ के लेते हैं तो फिर दोनों के बीच में अच्छे रिश्ते पैदा होते हैं, क्योंकि हम लोग एक दूसरे के व्यू पॉइंट्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, और हम लोग भी इच्छा रखते हैं कि वो लोग भी हमारे व्यू पॉइंट्स को अच्छे से समझ ले। सो टॉलरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपिंग अ सेंस ऑफ गुड फेलोशिप अमंग द पीपल। सो इट डेवलप्स ब्रदरहुड। अच्छा, और साइड बाय साइड चिल्ड्रन, अगर सब कुछ शांति से रहेगा, सब लोग अगर पीसफुली रहते हैं, हार्मनी रहेगा,
सब लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। अच्छा, तो फिर बहुत सारे इंडस्ट्रीज वहां पे जाके पीसफुल एरियाज में सब लोग इंडस्ट्रीज को लोकेट करना चाहते हैं। सो आई थिंक अगर सोसाइटी में शांति रहेगी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है वहां पे इंडस्ट्रीज को लोकेट करने के लिए। तो जो भी सर्वे करने वाले एजेंसीज होते हैं चिल्ड्रन, तो प्लांट लोकेट करते वक्त वो लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर देखते हैं कि वहां पे कितना शांति है, क्योंकि अगर वहां पे हमेशा दंगे फसाद होते हैं, कम्युनल राइट्स होते हैं, तो फिर इंडस्ट्रीज को नुकसान होगा, वर्कर्स काम पे आ नहीं पाएंगे, तोड़फोड़ होगा। ओके, और फिर आपको पता है दे वैंडलाइज द ऑफिसेस। हमने देखा था मतलब कहीं पे कर्नाटका में आईफोन के पूरे एक प्लांट को वैंडलाइज किया गया था, या फिर मुंबई में आपने देखा रहेगा अमेजॉन के कुछ ऑफिसेस को वैंडलाइज किया गया था। तो ऐसे प्रॉब्लम्स होते तो फिर इंडस्ट्रीज माइट नॉट बी लोकेटेड। फिर बहुत सारे लोगों को अगर पीस रहेगा, बहुत सारे इंडस्ट्रीज लोकेट होंगे, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एंड ऑटोमेटिकली हमारे देश का होगा बहुत सारा विकास होगा या फिर ग्रोथ होगा हमारे देश का। सो दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट। सो वी स्पोक समथिंग रिलेटेड टू टॉलरेंस। द नेक्स्ट वन चिल्ड्रन, इट्स टॉकिंग अबाउट पीस एंड कम्युनल हार्मनी। पीस मतलब शांति होती है। अच्छा, दूसरी बात कम्युनल हार्मनी मतलब अलग अलग कम्युनिटीज जब एक दूसरे को समझ के प्यार से रहते हैं तो उसको हम लोग कम्युनल हार्मनी करके बोलते हैं। अच्छा, पीस का मतलब क्या होता है कि देयर इज एब्सेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस और वायलेंस। कोई भी हिंसा, कोई भी फॉर एग्जांपल के लिए जो डिस्टर्बेंस होता है वो जब मिसिंग रहेगा तो हम लोग बोलते हैं कि लाइक पीस है। और कम्युनल हार्मनी का मतलब क्या होता है? पीस अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज, अलग अलग हमारी सोसाइटी के जो सेगमेंट्स होते हैं। हाँ, तो ध्यान रखने का कि इसका मतलब ये हो गया कि पीस एंड कम्युनल हार्मनी तो हाथ में हाथ मिला के चलते, दे गो हैंड इन हैंड। अच्छा, बहुत सालों से, बहुत सदियों से हमने देखा है कि हमारे देश में ज्यादातर हिंदूज और मुस्लिम्स एक दूसरे को अपने दुश्मन मानते हैं। क्यों मानते हैं पता नहीं। हमने हमेशा सुन लिया था कि लाइक हिंदूज को लगता है कि मुस्लिम हमारे दुश्मन है, मुस्लिम्स को लगता है कि लाइक हिंदू हमारे दुश्मन है। लेकिन सवाल ये आता है कि लाइक अगर मेरा एक आध फ्रेंड है मुस्लिम है, मुझे उससे कुछ दिक्कत नहीं है, या फिर मैं मुस्लिम हूँ, मेरा एक आध फ्रेंड है हिंदू है, तो हम लोग जाति धर्म पूछ के थोड़े ना दोस्ती करते हैं। 1947 में जब इंडिया का बंटवारा हुआ था, और इंडिया और पाकिस्तान, तो उस टाइम पे तो आई थिंक ये कम्युनल राइट्स एकदम पीक पे पहुंच गए थे। सो क्योंकि वहां पे पाकिस्तान क्रिएट हुआ था, तो उसकी वजह से आज मुस्लिम्स को स्टेरियोटाइप किया जाता है। स्टेरियोटाइप्स मतलब हमको लगता है कि लाइक मुस्लिम लोग है तो गलती करते रहेंगे, मुस्लिम लोग है तो शायद ये लोग मतलब टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन जरूरी नहीं बच्चों, हम लोग किसी भी बुरे काम को एक पर्टिकुलर रिलीजन के साथ नहीं जोड़ सकते, वो किसी का भी काम हो सकता है। इनफैक्ट हमने देखा है, अभी मैं इतने साल से पढ़ाता हूँ, सामने बहुत सारे रिलीजन के बच्चे बैठते हैं, हम लोग तो कभी फिक्र भी नहीं करते कि लाइक तुम्हारा रिलीजन क्या है, मेरा। तुम स्टूडेंट्स हो और मैं एक सर हूँ, और तुमको भी फर्क नहीं पड़ता है कि लाइक मेरा रिलीजन क्या है। अगर मैं क्रिश्चियन नहीं होता था, हिंदू होता था, हिंदू नहीं होता था, मुस्लिम होता था, तो भी शायद मैं ऐसे ही पढ़ाता था। हाँ, लेकिन फिर ध्यान रखना, यहाँ पे कुछ रिलीजियस और पॉलिटिकल फंडामेंटलिस्ट होते हैं जो भड़काने का काम करते हैं लोगों को। और जितना देखो हिंदू और मुस्लिम शांति से रहेंगे तो सब कुछ शांत रहेगा, फिर पॉलिटिकल माइलेज नहीं मिलता है, तो दोनों के बीच में झगड़ा करवाओ और फिर बाद में उनको आप सपोर्ट करो और फिर आपको नेता बनने का चांस मिलता है। तो ध्यान रखना, जब ऐसे कुछ भी दंगे फसाद होते हैं, ना ही उन दो कम्युनिटीज को नुकसान होता है, लेकिन बाकी के कम्युनिटीज को भी भुगतना पड़ता है। जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था, अच्छा, तो उसके बाद में साबरमती एक्सप्रेस, गोधरा रेलवे स्टेशन को जलाया गया था, और उसके बाद में क्या हुआ था आप सबको पता है, गोधरा हत्याकांड बोलते हैं उसको, जहां पे हजारों लोगों का कत्ल वगैरह हुआ था। वी नो ऑल दिस, मीडिया में दिखाया गया था। लेकिन फिर आई थिंक वी ऑल आर अवेयर दैट दिस इज ओनली डेंजरस, और इससे कुछ हासिल नहीं होता है, बस इट ओनली डिस्टर्ब्स द पीस एंड कम्युनल हार्मनी इन अ कंट्री। अच्छा, देयर आर सम पॉइंट्स हियर जो हाईलाइट करते हैं कि लाइक हमारे सोसाइटी में पीस और कम्युनल हार्मनी क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हमारी सोसाइटी में पीस रहेगा तो सोसाइटी में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि अगर पीस और कम्युनल हार्मनी रहेगा तो किसी भी टाइप का भेदभाव नहीं होगा। अच्छा, इट कैन फॉस्टर मतलब डेवलप सोशल टाइज मतलब बॉन्डिंग अलग अलग सोसाइटीज में। गणपति मतलब सलमान खान अपने घर पे गणपति लेके आता है, या फिर एग्जाम्पल के लाइक मतलब एक बार मैंने ऐसे अपने लोकेलिटी में से जाते वक्त देखा था
कि लाइक स्टार्टिंग में कुछ नवरात्रि आ गया था तो 6-7 दिन तक वो लोग गरबा खेल रहे थे, एंड के 2 दिनों में वहां पे कुछ मोहर्रम था तो नवरात्रि वाले लोगों ने वहां पे जगह कर दिया था, फिर उन्होंने मोहर्रम का पैंडल लगाया था और फिर एक दूसरे को ट्रैफिक में वो लोग सपोर्ट कर रहे थे। कितना अच्छा लगता है सब देख के। तो ऐसी चीजों को हम लोगों को बढ़ावा देना चाहिए, एंड इट डेवलप्स अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड एंड फेलोशिप अमंग द डिफरेंट कम्युनिटीज। और फिर ध्यान रखना, जो दंगे फसाद होते हैं अलग अलग कम्युनिटीज के बीच में, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। अच्छा, जब हम लोग शांति से रहते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारा पेट्रियोटिज्म आता है, देशभक्ति। जब आपस में लड़ते रहोगे तो फिर आप देश के बारे में कब सोचोगे ना। अच्छा, एंड यू कैन मतलब कम्युनिटीज के बीच में कोऑपरेशन हासिल करना बहुत आसान बन जाता है, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली people become more tolerant in the society. That is why we say that peace and communal harmony is a very important factor of the constitution. Okay, then children, we come towards another important question from our text, that is basic features of the Indian constitution. हमारे constitution के features क्या है? 26th January 1950. Now everyone is aware like what is the importance of this date. जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आया था तो उसमें लोगों के लिए अधिकार थे, लोगों के ड्यूटीज थे। तो वैसे गवर्नमेंट के लिए भी कुछ गाइडलाइंस होते हैं जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स होते हैं लोगों के। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली चिल्ड्रन कि लाइक गवर्नमेंट को किस तरीके से हम लोग चलाते हैं, उसमें लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। और गवर्नमेंट के जो 3 विंग्स होते हैं, गवर्नमेंट होता है, फिर एक एग्जीक्यूटिव होता है, फिर एक जुडिशरी होता है, ये सब चीजें आपस में कॉन्फ्लिक्ट में ना आए, इसीलिए लोग पार्टिसिपेट करेंगे इन रनिंग द कंट्री। अच्छा, so I'm just highlighting some points which will show you what are the features of the Indian Constitution. सबसे पहली बात, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बोला गया है लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। अभी लॉन्गेस्ट क्यों बोलते हैं, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है। मतलब पहले ओरिजिनल 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्स, आज बहुत सारे चेंजेस के बाद 461 आर्टिकल्स है और 12 शेड्यूल्स है। अच्छा, सबसे ज्यादा लेंथी और सबसे ज्यादा डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है दुनिया का, क्योंकि हमने बहुत सारे देशों के कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ने के बाद अपने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया है। मतलब इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कम से कम आपको 1,20,000 वर्ड्स मिलेंगे, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन में आपको मिलते सिर्फ 7,000 वर्ड्स। अच्छा, नाउ व्हाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिडर्ड एज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन? क्योंकि हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंग्लैंड, इन सब देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के उनके कुछ एक्सपीरियंसेस को हमने इंक्लूड किया हुआ है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट, इन दोनों के लिए हमने गाइडलाइंस लिखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। अच्छा, सेंटर और स्टेट इनके बीच में रिलेशंस कैसे रहेंगे। आज अगर आपने देखा रहेगा तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट दिखता है, क्योंकि सेंटर में कौन है, बीजेपी, महाराष्ट्र में कौन है, कांग्रेस अलॉन्ग विद इट्स शिवसेना अलॉन्ग विद कांग्रेस एंड एनसीपी। तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स आप कैसे हैंडल कर सकते हो। अच्छा, जो रीजनल प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे कि आपस में, जैसे कि फॉर एग्जांपल वी नो पीपल इन डिफरेंट रीजन्स दे फाइट विद ईच अदर। रीजनलिज्म का पॉइंट मैंने पढ़ा था, कर्नाटका के बारे में बोला था, विदर्भ के बारे में बोला था, आंध्र में से तेलंगाना जो अलग किया उसके बारे में बात की थी हमने। एंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने डिटेल्ड फंडामेंटल राइट्स को भी लिखा हुआ है। तो दैट इज, ये सब रीजंस की वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिकम्स लेंथीएस्ट। और भी कुछ पॉइंट्स है, जम्मू एंड कश्मीर के लिए हमने कुछ अलग प्रोविजंस करके रखे। आर्टिकल 370 जो अभी रिसेंटली हमने अमेंड किया था और अभी शायद वो कानून अभी हमने हटा दिया है। एंड जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हैव बीन मेड यूनियन टेरिटरीज। तो पहले 7 थे, अभी 9 यूनियन टेरिटरीज बन गए। अच्छा, तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाना है, गवर्नमेंट अपना कामकाज कैसे करती है, उसके भी सब प्रोविजंस आ जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंटली स्केड्यूल कास्ट, स्केड्यूल ट्राइब्स जो होते हैं, और भी कुछ वीकर सेक्शंस होते हैं हमारे सोसाइटी के, लैंग्वेजेस के बारे में। ओके, इमरजेंसी जो होता है, आपातकाल 1977 में कैसे हुआ था, हाँ, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट को किस तरीके से देश को मैनेज करना है, सब चीजों को इंक्लूड किया गया है। तो ये सब रीजंस की वजह से हम लोग बोल सकते हैं दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। दूसरी बात, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को माना गया है कि इट इज अ लॉयर्स पैराडाइज। मतलब जो वकालत करने वाले लोग होते हैं उनके लिए तो एक जन्नत होती है वो, क्योंकि वो लोग जो भी कुछ केस लड़ते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन उनको सब अधिकार बताता है।
क्योंकि आई थिंक कॉन्स्टिट्यूशन एकदम डिटेल्ड है, एकदम कॉम्प्लेक्स है। एक आम इंसान को कॉन्स्टिट्यूशन को समझना बहुत डिफिकल्ट होता है। जब हमने स्टार्टिंग का प्रीएम्बल पढ़ा था तो आधे लोगों को तो समझ में नहीं आता है कि लाइक व्हाट इज दैट प्रीएम्बल, बट लॉयर समझ सकते हैं। तो कोर्ट केसेस में जो लिटिगेशंस होते हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं। सो इसीलिए लॉयर्स के लिए एक जन्नत मानते हैं, क्योंकि लॉयर्स अपना केस लड़ते हुए कॉन्स्टिट्यूशन को एक हाईएस्ट अथॉरिटी मानते हैं। तो उनका जो भी कानून होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर तो कभी नहीं जाता। सो पहला लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा इट्स लॉयर्स पैराडाइज। पॉइंट नंबर 3, फेडरल सिस्टम विद अ यूनिटरी बायस। अच्छा, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका फेडरल स्ट्रक्चर आता है। अभी फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है तो नीचे दिया हुआ मिलेगा आपको। जब दो गवर्नमेंट्स होगी, एक स्टेट गवर्नमेंट और एक सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंटर और स्टेट्स के बीच में जब पावर्स को डिवाइड किया जाता है, कुछ हक हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को देके रखते हैं और कुछ हक हम लोग किसको देते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को। तो ऐसे गवर्नमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फेडरल गवर्नमेंट। बट एट द सेम टाइम आई थिंक वी ऑल्सो नो कि लाइक एक यूनिटरी स्टेटस भी मिलता है हम लोगों को। मतलब इट्स लाइक इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड इट्स नॉट अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, क्योंकि इंडिया आज भी लोगों को सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप देता है। अगर आप किसी दूसरे देश के सिटीजन बन गए, अगर आपने किसी, जैसे आप ऑस्ट्रेलिया में जाके वहां पे सेटल हो गए, तो फिर ऑटोमेटिकली आपका इंडियन सिटीजनशिप खत्म हो जाएगा। अच्छा, हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का पूरा सिस्टम, हाँ वो भी इंटीग्रेटेड और सिंगल है। अच्छा, फिर हमारे देश में जो इलेक्शंस होते हैं, ऑडिट्स होते हैं अकाउंट्स के, हाँ तो उसके लिए भी हमारे पास एक इंटीग्रेटेड मशीनरी है, मतलब सिस्टम। अच्छा, जो स्टेट्स होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। जब वो लोग उनको पैसा देंगे तो वो लोग फिर अपना डेवलपमेंट करके लेते हैं। अच्छा, स्टेट गवर्नर्स को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। और ध्यान रखने का कि लाइक अगर किसी स्टेट में इमरजेंसी आती है फिर देश में, तो फिर सब स्टेट गवर्नमेंट्स को हटा के वहां पे एक यूनिटरी सिस्टम क्रिएट किया जाता है और वहां पे प्रेसिडेंट्स का रूल लाया जाता है फिर। अच्छा, पॉइंट नंबर 4, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट विद द इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, मतलब हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है। अमेरिका में जाओगे तो वहां पे वी हैव गॉट अ प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है कि लाइक वी हैव गॉट अ इलेक्टेड प्रेसिडेंट हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। सो आई थिंक ध्यान रखने का, प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है और उसको किसी भी तरीके से हटाया नहीं जा सकता है। प्रेसिडेंट को हटाने का जो पूरा प्रोसेस आता है उसको हम लोग सिर्फ क्या बुलाते हैं यहाँ पे, इम्पीचमेंट। कुछ साल पहले हमने देखा था कि लाइक बिल क्लिंटन, तो who was the president of United States, who was actually caught up with one scandal with his secretary मोनिका लेविंस्की, और फिर उनका एक प्रोसेस कैरी आउट किया गया था जहां पे बिल क्लिंटन को इम्पीच किया गया था, मतलब उनको राष्ट्रपति के पद से हटाया जाता है। हाँ, बहुत रेयर ग्राउंड्स में होता है जब उन्होंने पता चलेगा कि प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है, तभी जाके ये प्रोसीडिंग्स को हम लोग इनिशिएट कर सकते हैं। फिर पॉइंट नंबर 5, इंडिया इज नोन एज ए सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर मतलब मीनिंग मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, सर्वधर्म समभाव करके बोला जाता है इसको। इसका मतलब ये हो गया कि इंडिया का कोई भी रिलीजन ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता, सब रिलीजन्स को हम लोग इक्वल मानते हैं। मतलब जब धर्म की बात आती है तो गवर्नमेंट पार्शियल नहीं होगा, गवर्नमेंट न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल। तो आई थिंक गवर्नमेंट शुड बी टॉलरेंट टुवर्ड्स ऑल द रिलीजन्स इन इंडिया, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अच्छा, अभी आप फॉर एग्जाम्पल FY BCom में हो और एक आध साल के बाद आपका वोटर ID तैयार होगा 18 साल के होते वक्त ही, और फिर आप वोटिंग कर सकते हो। जो आपका मतदान करने का अधिकार होता है उसको बोला जाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। दैट मीन्स ऑल द पीपल अबव द एज ऑफ 18 years दे आर अलाउड टू वोट। और ध्यान रखने का, अलग अलग कम्युनिटी में रहने वाले लोगों के लिए कुछ अलग अलग इलेक्टोरेट्स नहीं होते। एवरी पर्सन इज कंसिडर्ड एज अ वन यूनिट एज फार एज वोटिंग इज कंसर्न्ड, मतलब हर एक व्यक्ति को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाता है। देन यूनिफॉर्मिटी इन बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स। अच्छा, जब एडमिनिस्ट्रेशन की बात आती है, मतलब जो गवर्नमेंट का कामकाज होता है, तो ध्यान रखने का सब कुछ यूनिफॉर्म होगा। मतलब जैसे कि सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम आता है, जैसे कि हमारे जो सिविल लॉज है, क्रिमिनल लॉज है, वो भी सेम होते हैं, कॉमन फॉर ऑल इंडिया। लेकिन कॉमन सिविल कोड नहीं आता, वो सिर्फ
स्टेट ऑफ गोवा में आता है। अच्छा, फिर हम लोगों को दिए गए कुछ मूलभूत अधिकार जिसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। अच्छा, कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स है देख लो। सबसे पहला आता है राइट टू इक्वालिटी, मतलब समानता का अधिकार, कोई आपके अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है, कोई भेदभाव नहीं करेगा। फिर फ्रीडम्स दिए गए हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच आता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आप एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हो, यूनियंस बना सकते हैं। अच्छा, आपको जो पसंदीदा प्रोफेशन है उसको फॉलो कर सकते हो आप। अच्छा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कोई आपके ऊपर शोषण नहीं करेगा। फिर फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आपको जो रिलीजन अच्छा लगता है उसको आप फॉलो करो, उसको प्रैक्टिस करो, उसको प्रीच करो। फिर एजुकेशनल एंड फंडामेंटल राइट्स है, और अगर आपका कोई भी अधिकार आपसे छीना जाता है तो फिर आप क्या कर सकते हो, उसको हमने आर्टिकल 32 35 में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आने वाले सेमेस्टर में मैं आपको ये सब राइट्स भी डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। ओके, सो ध्यान रखने का कि बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं जब हम लोग अपने फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय करते हैं। और ध्यान रखना, हम लोग को फ्रीडम्स दिए गए, बट वी आर नॉट गिवन एनी काइंड ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीडम। फ्रीडम ऑलवेज कम्स विद सम रेस्ट्रिक्शंस, जैसे कि मोरालिटी, हेल्थ। अभी आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन आप कहीं पे भी जाके कुछ भी चिल्ला के, गाली वगैरह दे के अगर आप बिहेव करते हो तो ध्यान रखने का, मॉरल बिहेवियर नहीं हो। आपको अधिकार है, लेकिन दूसरे लोगों के हेल्थ को भी प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। सो आर्टिकल नंबर 19 के ऊपर हमने कुछ रेस्ट्रिक्शंस डाले हुए हैं, जहां पे देश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे कि आपको कुछ भी बोलने के लिए अलाउड है, लेकिन फिर आप लोगों को भड़काओगे, दंगे फसाद होंगे, और फिर बाद में हमारे देश का इंटेग्रिटी अगर प्रॉब्लम में आता है, या फिर आपको अधिकार है इसलिए आपने कुछ भी बोल दिया लेकिन फिर सामने वाले का इंसल्ट हुआ, हाँ, तो फिर दैट इज नॉट परमिटेड। एंड देन देयर इज अ पॉइंट चिल्ड्रन इज टॉकिंग अबाउट द इंडिपेंडेंट जुडिशरी, मतलब आज भी गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कंट्रोल नहीं कर सकता है, कम से कम हम लोग मान तो लेते हैं कि लाइक नहीं कर सकता है करके। तो गवर्नमेंट के ना 3 विंग्स होते हैं, एक लेजिस्लेचर जहां पे कानून बनते हैं, एक एग्जीक्यूटिव होता है जहां पे वो सब कानूनों को हम लोग क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, और फिर जुडिशरी ये देखता है कि लाइक सब कुछ ठीक से चल रहा है कि नहीं। तो गवर्नमेंट कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। ध्यान रखना, जिस दिन गवर्नमेंट जुडिशरी में इंटरफेयर करेगा उस दिन हमारा डेमोक्रेसी बहुत बुरी तरीके से फेल होगा। तो द सक्सेस ऑफ अ डेमोक्रेसी डिपेंड्स अपॉन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। एंड देन वी हैव गॉट जुडिशियल रिव्यू। व्हाट इज अ जुडिशियल रिव्यू? मतलब क्या होता है कि अगर हमारा लेजिस्लेचर यानी लोकसभा, राज्यसभा होते हैं, अगर वो लोग कोई भी कानून पास करते हैं या फिर हमारा एग्जीक्यूटिव कोई भी काम करता है, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। मतलब अगर आपने कोई भी कानून बनाया जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहा है तो उसको हम लोग नल एंड वॉइड करके बोलते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन एकदम सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन एकदम अल्टीमेट है, आप उसके ऊपर जाके या फिर उसके दायरे के बाहर निकल के कोई भी कानून नहीं बना सकते। क्लियर? एंड वेरी इंपॉर्टेंटली चिल्ड्रन, देयर इज अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन जुडिशियल रिव्यू एंड पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी। नाउ व्हाट हैज दैट गॉट टू डू हियर चिल्ड्रन? ये सब का मीनिंग क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बिलीव करते कि लाइक जुडिशरी एकदम सुप्रीम होता है, लेकिन इंडिया हल्का सा कॉम्प्रोमाइज करता है। मतलब जुडिशरी को अधिकार दिया गया है कि अगर कोई भी कानून बनाया जाता है हमारे देश में तो जुडिशरी उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। तो कोई भी कानून बनता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट बता सकता है कि आपने गलत कानून पास किया है करके। सो जुडिशरी डज नॉट हैव द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओवर द विजडम, तो उनको रिव्यू करने की भी जरूरत नहीं होती है। ओके, सो जो भी पॉलिसी मैटर्स होते हैं तो दे आर डिसाइडेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एंड नॉट इन द कोर्ट, मतलब लोकसभा राज्यसभा में डिसाइड किए जाते हैं। फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज रेवोल्यूशनरी इन नेचर। रेवोल्यूशनरी वाई? क्योंकि हमारे समाज में जो भी कुछ अनजस्ट प्रैक्टिसेस होते हैं, जो कुछ भी गलत होता है, मतलब जैसे अछूत मतलब अनटचेबिलिटी, सती होती थी, हस्बैंड का डेथ होता है बीवी को जलाया जाता था, बॉन्डेड लेबर मतलब कुछ लोग जमीन से बंधे रहते थे, उनके साथ में खरीदा बेचा जाता था उनको, फिर ध्यान रखना है। फिर स्केड्यूल कास्ट है, स्केड्यूल ट्राइब्स है, उनके ऊपर अगर कुछ अत्याचार होते हैं, ये सब चीजों के खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन खड़ा रहता है और इसीलिए उसको हम लोग क्रांतिकारी करके बोलते हैं, रेवोल्यूशनरी, मतलब जो गलत है उसके खिलाफ। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली चिल्ड्रन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिडर्ड एज
रिजिड से भी ज्यादा उसको हम लोग फ्लेक्सिबल मानते हैं। रिजिड मतलब एक ऐसी चीज जिसको मैं बदल नहीं सकता हूं। फ्लेक्सिबल मतलब इट इज एक्सेप्टिंग सर्टेन चेंजेस। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी आर्टिकल्स है उसको हम लोग अमेंड कर सकते हैं। कुछ कॉन्स्टिट्यूशन को सिंपल मेजोरिटी के साथ अमेंड किया जाता है और कुछ आर्टिकल्स के लिए आपको 2/3 मेजोरिटी लगता है पार्लियामेंट में। ठीक है, जैसे कि अगर किसी स्टेट का नाम बदलना है, ओडिशा का ओडिशा करना है, बाउंड्रीज बदलने स्टेट्स के, तो ध्यान रखना उसके लिए आपको 2/3 मेजोरिटी नहीं लगेगा, सिंपल मेजोरिटी दैट इज 51%, 74%, 75% की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक पॉइंट जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है सिंगल सिटीजनशिप के बारे में, कि अगर आप इंडियन सिटीजन हो, आप किसी भी देश में गए, उस देश का अगर आपने सिटीजनशिप हासिल कर लिया तो ऑटोमेटिकली आपका इंडिया का सिटीजनशिप टर्मिनेट होगा। हाँ, लेकिन फिर ध्यान रखने का, पूरे के पूरे देश में एक ही सिटीजनशिप आता है, तो इंडिया का सिटीजनशिप है तो आप इंडिया के किसी भी कोने में जाके सेटल कर सकते हो, कोई आपको पूछेगा नहीं कि लाइक इधर क्यों आए करके। सो दैट्स द टॉपिक दैट वी हैव। सो वी जस्ट लेफ्ट आउट विद दैट टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने कंप्लीट किया है। ऑलरेडी कुछ लोगों के एग्जाम्स वगैरह हो गए रहेंगे, बट सम अदर पीपल में बी फाइंडिंग इट हेल्पफुल। तो ये था अपना पूरा का पूरा सेमेस्टर 1 का सिलेबस। सो वी हैव सीन लॉट्स ऑफ टॉपिक्स जहां पे हमने ओवरव्यू ऑफ इंडियन सोसाइटी के बारे में बात की। देन वी हैड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्पैरिटी पार्ट 1, कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्पैरिटी पार्ट 2, फिर कॉन्स्टिट्यूशन था। देन वी ऑल्सो हैव व्हाट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस करके हमने टॉपिक डिस्कस किया था। सो विद ऑल दिस टॉपिक्स दैट वी डिस्कस्ड एंड होप सो मेनी ऑफ यू हैव अपीयर्ड फॉर द एग्जाम्स। हमारे लेक्चर से आपको कुछ अगर फायदा हुआ रहेगा तो आई वुड कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी फॉर दैट। अच्छा, कुछ ही दिनों में, 2-3 दिन में मैं सेमेस्टर 2 के लेक्चर्स अपलोड करूंगा और फिर आप सेमेस्टर 2 का भी स्टेप बाय स्टेप पढ़ाई चालू कर सकते हो। तो वहां पे भी आपको मिलेंगे कुछ 5 चैप्टर्स। अभी क्योंकि लॉकडाउन था तो बहुत सारे लोगों ने सिर्फ एमसीक्यूज के जरिए, शायद गूगल फॉर्म्स के जरिए पेपर सॉल्व किए हुए। अगर सब कुछ सेटल हो जाएगा तो आने वाले दिनों में शायद आपको रिटर्न एग्जाम अगर रहेगा तो ध्यान रखना, फाउंडेशन कोर्स में 15-15 मार्क्स के लेंथी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन फिर हम लोग लिख सकते हैं। डोंट वरी अबाउट दैट, आई एम देयर टू हेल्प यू। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विथ सेमेस्टर 2 का सिलेबस। सो बाय एवरीवन, टेक केयर।